हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझने के लिए आप इन वीडियोस को एंड तक देखा करें, तब जाके आपको इनसे बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज नया चैप्टर 10th क्लास बायोलॉजी का एक चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम पहले आज इंट्रोडक्शन इसका देंगे आपको कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है और रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपीइंग और वेरिएशन। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे आज इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन, एज यू ऑल नो, इट्स अ प्रोसेस by which living organisms are able to produce young ones of their own kind। या मुख्तलिफ तरीके हैं इसको डिफाइन करने के या समझने के। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 2-3 डेफिनेशंस इसकी लिखी है जो कि बड़ी सिंपल डेफिनेशंस हैं। उम्मीद है कि आप वो समझेंगे और याद भी रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नया तरीका, नए तरीके से इनको डिफाइन किया है। एक डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, द क्रिएशन बाय अ लाइफ फॉर्म ऑफ ए सिमिलर लाइफ फॉर्म। यानी कि एक स्पीशीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक ही किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी एरिया में रहते हैं, एक ही किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। तो अगर वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके जो मेल या फीमेल होते हैं, when they mate each other they form new organisms and they are similar to themselves। और we can say कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करें, जैसे उनके खुद बॉडी फीचर्स हैं, यानी कि हाथ पांव है, उनका चेहरा है, सर है, पैर है, तो ये सारे कैरेक्टर्स जब हम देखेंगे उनके नए ऑफस्प्रिंग्स में, तो जिस प्रोसेस के जरिए ये हुआ है पॉसिबल कि ऑर्गेनिजम्स ने अपने ही किस्म के नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया है या प्रोड्यूस किया है, तो हम इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन। इट इज द क्रिएशन बाय अ लाइफ फॉर्म ऑफ ए सिमिलर लाइफ फॉर्म। हियर लाइफ फॉर्म मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जब वो कुछ नया क्रिएट करें, क्रिएशन या कोई किसी चीज को क्रिएट करें, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करें, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? वो होगा सिमिलर लाइफ फॉर्म, इनके जैसा। या इट्स अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। ये रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। Number 3rd definition, it is a process, reproduction is a process by which living organisms replicate themselves। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद को रेप्लिकेट करते हैं। ये रेप्लिकेट टर्म क्या है ये आप समझेंगे इससे अगले 2-3 मिनट में, जब हम डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन को समझेंगे तो उस टाइम आपको समझ में आएगा कि ये रेप्लिकेट का मतलब क्या है।
तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं रिप्रोडक्शन के। आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा इनके बारे में, खासकर क्लास 7th 8th में भी पढ़ा होगा। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? रिप्रोडक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। क्यों? क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज को कंटिन्यू करते हैं, या देख इट हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ और कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। इस जमीन पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिन ब दिन, महीने या सालों साल नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते रहते हैं, जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं, तो ये लाइफ आगे बढ़ रही है, इस जमीन पर लाइफ कंटिन्यू हो रही है। एक वजह इसकी ये भी है रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। इसके जरिए इस जमीन पर लाइफ जो है वो कंटिन्यू है। या ये जो रिप्रोडक्शन है इट सर्व्स एज अ ब्रिज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ये एक पुल का काम करती है ये रिप्रोडक्शन। पुल जैसे, जैसे दरिया, एक दरिया है या कोई नदी नाला है, उसमें जो पुल होता है तो वो पुल इन दो किनारों को मिलाता है, और ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कोई लोग हैं तो वो इस पुल पर से गुजरते हैं, कभी या इस किनारे से उस किनारे तक, कभी उस किनारे से इस वाले किनारे तक। तो ये ब्रिज उनको हेल्प करता है मूवमेंट में। तो इस यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इस लिहाज से भी है क्योंकि जो पेरेंट से जो बॉडी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, तो ड्यूरिंग दैट ट्रांसमिशन दिस रिप्रोडक्शन सर्व्स एज अ ब्रिज। तो ये एक पुल का काम करती है। विदाउट रिप्रोडक्शन these characters they cannot pass on from one organism to another। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर पास ऑन नहीं होगा। तो ये कैरेक्टर्स जो पास ऑन होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ, ये सब होता है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन में एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स अ मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड डीएनए कॉपीइंग और डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए कॉपी या डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो DNA copying is an important part of the process of reproduction। क्लास 10th के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ DNA कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में दो ऐसे टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि DNA कॉपीइंग से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DNA कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपीइंग क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में, या डीएनए कॉपीइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन। यानी कि जो डीएनए कॉपीइंग है ये रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये दो क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं और दोनों का आंसर आपको इन 2-4 लाइन्स में मिल जाएगा जो मैं इसमें आपको समझाने वाला हूं। तो लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके इस साल एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए कॉपीइंग से रिलेटेड। तो ये रिप्रोडक्शन जो है इसमें एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए कॉपीइंग या डीएनए रेप्लिकेशन।
पहले मैं थोड़ा डीएनए के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। Deoxyribose nucleic acid, DNA. This DNA is a genetic material in case of living organisms, और in case of अगर हम humans की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, जो कि हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन बींग्स के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ रहे हैं इसमें। तो ह्यूमन बींग्स में एक इनकी हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उस सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि रिप्रोडक्शन के जरिए यही डीएनए पास ऑन होता है फादर या मदर से उसके ऑफस्प्रिंग में, कैरिंग ए सर्टेन इंफॉर्मेशन। तो ये एक इंफॉर्मेशन लेके जाता है और पास ऑन होता रहता है फिर नए ऑर्गेनिज्म में। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसके जरिए बहुत सारे मल्टीपल ब्लूप्रिंट्स बन जाते हैं इस डीएनए के, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान इस डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू नए नए डीएनए कॉपीज बनते हैं और वो कॉपीज फिर पास ऑन होते रहते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। It says that what is this DNA replication? It is the process of forming new DNA strands from the older ones. नए डीएनए स्ट्रैंड्स का बनना पुराने डीएनए स्ट्रैंड से, यानी कि जब पुराने डीएनए स्ट्रैंड से नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाए, we call it DNA copying. आपको मैं इसके एक समझाऊंगा एक सिंपल एग्जांपल से। जब हम जाते हैं किसी फोटोस्टेट की दुकान पे, वहाँ पे जाते हैं हम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का स्कैन करने या दिस फोटोस्टेट करने, फोटोकॉपी। हमारे पास एक ओरिजिनल कॉपी होती है नोट्स की, फिर हम उससे कहते हैं कि इसके आप भाई इतने कॉपीज बना लो। तो वो उस मशीन में डाल के पेजेस वगैरह डाल के फिर वहां से निकल के आते हैं, हमें कुछ नए कॉपीज निकल के आते हैं। एक्चुअली दे आर सिमिलर। सो तो इससे आपको मिल सकता है कि एक, यानी कि समझने में आसानी होगी कि इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इस रिप्रोडक्शन के दौरान ऐसे डीएनए कॉपी होता रहता है, उसके नए नए कॉपीज बन जाती हैं, नए नए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपीइंग। और आप एक चीज याद रखेंगे कि डीएनए कॉपीज जो जनरेट होती है, नई नई कॉपीज जो बनती रहती हैं, वो सिमिलर होती हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती ओरिजिनल कॉपी से। मतलब हमारे पास एक ओरिजिनल कॉपी है, मान लो मैं आपको ऐसे एक बात समझाऊंगा कि एक कॉपी आपने, जब आप नोट्स या कुछ मटेरियल बनाते हो अपने लिए, लिखते हो कुछ, वो आप अपनी हैंड राइटिंग से लिखते हो, ठीक है। अब आपका फ्रेंड आपको बता देता है कि मुझे भी चाहिए ये, मैं इसका फोटो स्टेट करूंगा, तो आप ले जाते हो, उसको फोटो कॉपी कर लेते हो। हालांकि ये फोटो कॉपी जो आप ले रहे हो, आप ये आपको सिमिलर नजर आ रही है इस वाली से, लेकिन जो हैंड रिटन है वो सिमिलर होगी, लेकिन आइडेंटिकल हम उसको नहीं कह सकते। तो इसी तरीके से हम इन ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि जो डीएनए नया बनता है या डीएनए कॉपी जो नए बनते हैं, ओरिजिनल कॉपी से वो के मुकाबले में सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है इस डीएनए कॉपी की, कि जब नए नए अब डीएनए कॉपीज बन जाएंगे, अब यही डीएनए कॉपीज हर एक की एक कॉपी में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी ऑफस्प्रिंग्स में, या
कैरेक्टर्स पास ऑन होंगे अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो ये सब होता है इसी डीएनए कॉपिंग के थ्रू। DNA forms its copies to be transported to the newly reproductive cell या newly formed reproductive cells। यानी कि जब डीएनए बनता है ये फिर अपनी कॉपीज बनाता है और तब जाके वो कॉपीज पास ऑन होती रहती है। तो अब आपने क्या समझा कि ये डीएनए कॉपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिप्रोडक्शन का जिसके जरिए ऑफस्प्रिंग्स में मदर और फादर के कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस पार्ट ऑफ reproduction, that is the DNA copying, it is very important, it's a must in this process। और इसी DNA copying में कभी कभी क्या होता है, sometimes there are errors in DNA copying। जब ये DNA कॉपी हो रहा होता है तो उसमें कभी कभी माइन्यूट कोई एरर हो जाता है कॉपिंग के दौरान, और जब वही कॉपी अब ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा और उन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। So why are variations created in living organisms, or how are these variations created? These are created during DNA copying। तो जनरली ऐसा डीएनए कॉपिंग के थ्रू होता है। कभी कभी डीएनए कॉपिंग के दौरान कोई माइन्यूट एरर हो जाता है और वही दैट रिजल्ट्स इनटू वेरिएशन। और वेरिएशन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज को सरवाइव करने में हेल्प करता है। इन्हीं वेरिएशंस के जरिए ऑर्गेनिजम्स लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, किसी हार्श क्लाइमेट या किसी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में खुद को जिंदा रख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं, एक दो एग्जांपल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। हमारे पास मान लो कोई आइलैंड है या कोई वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में एक स्पीशीज रहती है बैक्टीरिया की, या उसमें बैक्टीरिया रहते हैं। तो जो बैक्टीरिया वहां रहते हैं दे कैन बियर a minimum temperature of 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा एनवायरनमेंट का या उस वाटर बॉडी के अराउंड, तो ये ऐसे टेम्परेचर में खुद को सरवाइव कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी राइजेस, अगर इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर सडनली राइज हो गया, या जहां पे ये रहते हैं अगर उस एनवायरनमेंट में टेम्परेचर अब बढ़ गया 40 डिग्री से ज्यादा, तो क्या हो सकता है? कैन दे सर्वाइव? कैन दे बियर दिस सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर? तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया में कोई एक या दो या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि आप मान लो कि इस वाटर बॉडी में 1 लाख बैक्टीरिया है और उन 1 लाख बैक्टीरिया में 5-10 बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी बॉडी में वेरिएशन है, दैट इज दे आर वेरिएंट्स। तो उनमें एक ऐसी वेरिएशन है कि वो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं बाकी उनमें ये वेरिएशन नहीं है। तो क्या होगा? दे विल नॉट बियर दिस सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर एंड दे विल पेरिश और दे विल डाई। तो वहां पे जिंदा कौन रहेंगे? यही बैक्टीरिया जिनमें वेरिएशन है। तो वो इसी वेरिएशन के जरिए वो इस टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं एंड दे कैन सर्वाइव। अब इन बैक्टीरिया से जो नई
जनरेशन निकल के आएगी, नए ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे। दे मे बी हैविंग दिस वेरिएशन, उनमें भी ये वेरिएशन हो सकती है। अगर पास ऑन हो गई तो दे कैन ऑल्सो सर्वाइव in the future. So in this way, this variation helps living organisms to survive extreme environmental conditions. एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको वेरिएशन की। वेरिएशन हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में। मतलब हमारे पास कोई ऐसा कीड़ा है कि या ब्राउन बीटल्स, रेड बीटल्स एंड ग्रीन बीटल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनको हम बीटल्स बोलते हैं। अब दो तरह के बीटल्स हैं जंगल में, एक किस्म है रेड बीटल्स, दूसरा है ग्रीन बीटल्स का। अब इन रेड बीटल्स या ग्रीन बीटल्स को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है या कोई बर्ड इनको खाता है। जब ये चल रहे होते हैं या तो लीव्स के ऊपर, दरख्तों के ऊपर या जमीन के ऊपर चलते रहते हैं, तो तभी किसी ऑर्गेनिज्म या किसी बर्ड की नजर पड़ जाती है इन पर और वो इनको वहां से उठा के खा लेता है। अब अगर ऐसा हो कि ये इस जंगल में सिर्फ रेड बीटल्स हैं, ये आसानी से इन बर्ड्स को दिख जाते हैं और ये इन सबको खा के इनकी सारी पॉपुलेशन को ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब मेल और फीमेल बीटल्स ने मैटिंग या कॉपुलेशन और वी कैन से और एनी अदर मीन्स के थ्रू इन्होंने रिप्रोडक्शन कर ली और वहां से कुछ नए ऑफस्प्रिंग्स बन के आए और वहां से कुछ कलर वेरिएशन नजर आया कि कुछ बीटल्स ऐसे अब नए बन गए जिनमें कलर वेरिएशन था, उनका कलर थोड़ा डिफरेंट था। अब ग्रीन बीटल्स नए कुछ बन गए इस पॉपुलेशन में। अब देखिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस है जो ये वेरिएंट्स हैं। अब ये ग्रीन कलर्ड वाले जो बीटल्स हैं, ग्रीन बीटल्स, अब अगर ये किसी लीफ पर ऑलरेडी हैं, अब लीफ का कलर भी ग्रीन है और इनका कलर भी ग्रीन है। अब ये ग्रीन कलर इस ग्रीन कलर के साथ मैच हो रहा है इस लीफ के साथ। अब अगर बर्ड सामने भी होगा उसको कभी कभी ये ग्रीन बीटल्स दिखाई ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनका कलर लीफ से मैच करता है और उनको लगता है उन बर्ड्स को कि ये यहाँ पर लीफ ही है, ये कोई इंसेक्ट नहीं है। तो इस टाइम ये ग्रीन कलर, ये एक वेरिएशन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नजर आ रहा है और ये इस बीटल को बचाता है इसके एनिमी से, दुश्मन से या प्रेडेटर से बचा लेता है। तो हेंस देन दिस पॉपुलेशन कैन इंक्रीज क्वाइट रैपिडली बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन। और इस वेरिएशन से ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सकती है और बीटल्स को कम हार्म होगा, कम नुकसान होगा इनको। तो ये आज हमने समझा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डीएनए कॉपिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वेरिएशंस क्या होते हैं और वेरिएशंस की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में कल हम एक और वीडियो इसमें देखेंगे, रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।